मिश्रा परिवार की सबसे लाडली सदस्य थी अनीता, घर में सबसे छोटी और सबकी दुलारी। हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम तो भाई जैसे हैं। हाँ भाई, जैसी हो वैसी ही रहना। पर ये तो बताओ इस समय खाने में क्या बनाया है? क्या मम्मी, गाना भी नहीं गाने देती हो, थोड़ा एंजॉय तो करने दिया करो। हाँ तो करो ना एंजॉय, मैंने कब रोका है। बस इतना बता दे खाने में क्या खाना है। खाने में मटर पुलाव है मामा। तो सर्व कर दो ना मिस ड्रामा। मैंने बना तो दिया, अब सब भी मैं करूं क्या? इतने में सुनीता उसकी भाभी रसोई के दरवाजे से मुस्कुराती हुई अंदर आई। आइए मम्मी जी बैठिए, खाना मैं सर्व कर देती हूँ। अरे हाँ बहू, तू भी तो है घर में, मैं तो तुझे भूल ही गई थी। बना नहीं सकती तो कम से कम सर्व ही कर दे। मैंने कब कहा बना नहीं सकती, आप ही ने तो मना किया हुआ है। बना नहीं सकती का मतलब है बनाना आता नहीं है। यही मटर पुलाव अगर तू बनाती तो समझ में नहीं आता कि मटर पुलाव बना है या मटर के साथ अत्याचार हुआ है। हाँ मम्मी, क्या मम्मी आप भी ऐसा तो मत बोलिए मम्मी जी। चलो चलो अब खाना निकालो, मैं हाथ धो कर आती हूँ। सुनीता चुपचाप मटर पुलाव सर्व करती है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। सब लोग खाने के टेबल पर बैठे थे कि तभी बाहर से पड़ोसन गौरी जी आधम की। अरे आओ आओ बहन गौरी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। चलो खाना खा लो, हम सब खा ही रहे। अरे वाह रीमा, तुम्हारे घर का खाना और मैं ना खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? गौरी कोई फॉर्मेलिटी करने वालों में से नहीं थी। वो बैठ गई और उसने बैठते ही थाली उठा ली और जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये पुलाव तो लाजवाब है रीमा, किसने बनाया? हमारी अनीता ने, हमारी शेरनी बेटी। अरे वाह, तो फिर क्या कहने, स्वाद तो दिल जीत लेने वाला है। अरे बहन, हमारी अनीता के हाथ में तो जादू है, जो बना दे वाह। और दूसरी तरफ हमारी महान बहू सुनीता, इनका बनाया खाना खाकर 10 तलक जाते हैं। हाँ मम्मी सही कह रही, अगर आप मेरी भाभी के हाथ का मटर पुलाव खा लो ना तो जिंदगी भर मटर से दुश्मनी कर लो। तुम लोग भी ना। सुनीता के चेहरे की मुस्कान ही गुम हो गई। उसने चुपचाप अपनी प्लेट में खाना खत्म किया और उठकर अपने कमरे में चली गई। रीमा, कल को अनीता की शादी हो जाएगी, फिर क्या करेगी तू इसके बिना? अरे जब होगी तब देखा जाएगा बहन, अभी तो बस ये है तो घर में जान है। अगले दिन सुबह सुनीता कपड़े धोने जा रही थी, तभी अनीता ने रोक लिया। अरे भाभी रहने दीजिए, आपको तो धोना भी ठीक से नहीं आता, मैं धो देती हूँ। रहने दो ना, मैं कर लूंगी। अरे ना ना ना, मैं कर लूंगी। आप तो रंगीन और सफेद कपड़े साथ में डाल देती है, फिर कपड़े का कपड़ा नहीं रेनबो बन जाता है। अनीता ने पूरे नियम से कपड़े धोए, सफेद कपड़े अलग, रंगीन अलग और हर सदस्य के कपड़े अलग अलग। समय तो लगा मगर कपड़े चमक उठे। देखो बहन गौरी, मेरी बेटी के हाथ का जादू, जो भी इसे अपने घर में बहू बनाकर ले गया वो तो धन्य हो जाएगा। और एक हमारी बहू है, रंगीन सफेद सब एक साथ डाल देगी, फिर कहेगी मशीन खराब है। हाँ भाभी, याद है ना वो दिन जब आपने पापा की सफेद बनियान को नीला कर दिया था? पापा सोच रहे थे ये कौन सी बनियान है। हाँ याद है। ऐसी बातें सुनीता का दिल दुखाती थी पर वो कुछ नहीं कहती थी। फिर कुछ दिनों बाद अनीता को देखने लड़के वाले आए। लड़के का नाम था राजन। उसके साथ उसकी माँ विमला और बहन प्रिया भी आई थी। नमस्ते आंटी। नमस्ते दीदी, आइए बैठिए, पानी लाई हूँ आपके लिए। अरे वाह रीमा जी, आपकी बेटी तो बहुत ही संस्कारी और मीठी बोली बोलने वाली है। अरे बहन, हमारी अनीता तो बचपन से ही सबकी जान है, जो भी इसे देखे बस इसका दीवाना हो जाए। थोड़ी देर में बातचीत, हंसी मजाक और चाय नाश्ते के बाद रिश्ता तय हो गया। सब बहुत खुश थे, लेकिन उन लोगों के जाते ही रीमा सुनीता का कच्चा चिट्ठा लेकर बैठ गई। देखा बहू, ऐसे मिलते हैं लोग। याद है जब हम तुझे देखने आए थे, तू तो बैठी थी ऐसे जैसे कोई मूक दर्शक हो, कुछ बोली ही नहीं थी। मैंने सोचा था ये लड़की बोलती भी है कि नहीं। जी मम्मी जी, मैं अनीता से सब सीख लूंगी। अरे सीखना तो पड़ेगा बहू, इसके जाने से पहले सीख ले। दिन बीतते गए, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। एक शाम सब लोग डिनर के लिए बैठे। टेबल पर गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू फैली हुई थी। बेटा तू चली जाएगी तो ये घर कितना सूना हो जाएगा। हाँ, लड़की को एक दिन तो जाना ही होता है ना मम्मी जी। मम्मी, मैं आती जाती रहूंगी, इतना भी दूर नहीं जाऊंगी। हाँ बेटा तू आती रहना, लेकिन आज की जैसी बिरयानी फिर नहीं मिलेगी। इतनी मसालेदार, इतनी स्वादिष्ट। अब तो तेरे ससुराल वाले ही इसका मजा लेंगे। क्या करूं मम्मी, यही रीत है इस जमाने की। आखिरकार शादी का दिन आया। बैंड बाजी, रोशनी और हंसी के बीच अनीता की विदाई हुई। उसके ससुराल पहुंचते ही विमला ने उसे गले लगाया। प्रिया और गगन ने मजाक में कहा, भाभी भैया तो आपकी याद में पागल हो रहे थे, अच्छा हुआ आप आ गई। हाँ सच में भाभी, वैसे आप भी तड़प रही होंगी ना। चुप करो तुम दोनों। इस तरह हंसते हुए अनीता का नया सफर शुरू हुआ। अगली सुबह की धूप जैसे ही अनीता के चेहरे पर पड़ी, उसने आंखें खोली और मुस्कुरा दी। आज उसका पहला दिन था ससुराल में। उसके मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, आज सबको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। सब कहेंगे वाह क्या बहू है, आज तो मैं सबका दिल जीत लूंगी। अरे अपनी प्यारी मम्मी की बेटी हूँ, खाना तो लाजवाब बनना ही है। वो गुनगुनाते हुए रसोई में चली गई। बेसन का घोल, उबलते आलू, तवा, तेल सब सजे थे जैसे किसी जंग की तैयारी हो। कुछ देर में पूरे घर में पूरियों की खुशबू फैल गई। क्या बना रही हो बहू, इतनी खुशबू पूरे मोहल्ले में जा रही होगी। अरे मम्मी जी, आज मैंने सबके लिए आलू पूरी बनाई है। ओहो बहू, तुमने तो पहले ही दिन मोर्चा संभाल लिया। मेरी भाभी में तो 6G की तेजी है।
अनीता ने सबको प्यार से बुलाया। टेबल पर गर्मा गर्म पूरियां और मसालेदार आलू रखे थे। सब बैठे, पर खाने से पहले ही माहौल थोड़ा अजीब लगने लगा। लीजिए ना, सब खाइए ना, बताइए कैसी बनी है मेरी आलू पूरी। हाँ लेते हैं बहू। उसका देवर गगन छोटा सा टुकड़ा तोड़कर चखता है और तुरंत चाय की ओर बढ़ता है। अच्छा है, पर चाय भी बहुत अच्छी है ना माँ? हाँ, आज तो बस हल्का खाना ही ठीक है। क्या बात है, खाओ ना आप लोग। हाँ बेटा, हमारे यहाँ सुबह सुबह पूरी नहीं खाते, रोटी सब्जी ठीक रहती है। अनीता की आंखों में हल्की निराशा छलक गई। उसने देखा सबने आधी थाली छोड़ दी थी, सिर्फ चाय बिस्किट चल रहे थे। सबने पूरी इतनी कम क्यों खाई? अरे बहू, हमारी आदत ही नहीं है सुबह इतनी भारी चीज खाने की, तू बुरा मत मानना। अनीता ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल भारी था। फिर उसे प्यार से अपने पति राजन के लिए टिफिन तैयार किया। ये लीजिए, जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। ठीक है, रख दो, मैं ले लेता हूँ। कुछ घंटे बाद जब अनीता हॉल में गई तो देखा टिफिन वहीं पड़ा है। अरे ये तो ले ही नहीं गए, भूल गए या छोड़ गए। उसका चेहरा बुझ गया। उसने सोचा शायद सबको खाना ही पसंद नहीं आया। उसने हिम्मत करके अपनी ननद प्रिया से पूछा, प्रिया पसंद नहीं आया क्या मेरा आलू पूरी? अरे भाभी, अच्छा था, बस मूड नहीं था खाने का, वरना हम सब खा ही जाते। अनीता जबरदस्ती मुस्कुराई। फिर कमरे में जाकर उसने अपनी माँ रीमा को फोन लगाया। हाँ बेटा, कैसी हो, कैसा रहा पहला दिन? मम्मी, मैंने सबके लिए आलू पूरी बनाई थी, किसी ने खाई ही नहीं। सबने बस चाय बिस्किट खाया और बहाना बना दिया। अरे बेटा, शायद सच में वो लोग सुबह सुबह पूरी नहीं खाते होंगे, हो सकता है आदत अलग हो। पर मम्मी, ऐसा था तो सीधा बोल देते ना। अरे नहीं बहू होना तुम, उन्हें लगा होगा कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। चल शाम को कुछ अच्छा बना देना, सब खुश हो जाएंगे। ठीक है मम्मी, आज ऐसा बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अनीता ने गाना लगाया और पूरे जोश से शाही पनीर बनाना शुरू किया। महक इतनी थी कि लगता था जैसे वो घर में नहीं कोई होटल में हो। आज तो मम्मी जी और राजन दोनों कहेंगे, वाह अनीता, कमाल कर दिया। रात को जब राजन ऑफिस से लौटा, अनीता ने तुरंत उसका बैग पकड़ा और बोली, जाइए डाइनिंग टेबल पर बैठी, मैं खाना परोसती हूँ, आज से मिलकर डिनर करेंगे। ठीक है, आज तो लग रहा है कोई स्पेशल डे है। पूरा परिवार बैठ गया। अनीता ने झटपट पनीर का डिब्बा खोला, लेकिन जैसे ही सबने पहला निवाला लिया, चेहरे फिर वैसे ही बन गए, बनावटी मुस्कानें, तिरछी नजरें। अच्छा है बहू, मेहनत तो देख रही है। हाँ, स्वाद थोड़ा अलग है, लेकिन चलो नयापन भी जरूरी होता है। थोड़ा फीका है पर अच्छा है। अनीता के चेहरे पर उलझन थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या गलती हो गई। खाना तो सच में अच्छा था, फिर ये सब ऐसे क्यों है? फेक कॉम्प्लीमेंट्स का क्या मतलब? अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, विमला ने कहा, बहू आज सबके कपड़े धो देना, फिर बाकी काम देख लेना। अनीता ने पहले सफेद कपड़े अलग रखे, फिर रंगीन अलग, हर सदस्य के कपड़े अलग अलग बाल्टी में। वो पूरे ढंग से कपड़े धोने में लगी थी। सूरज ऊपर चढ़ गया, दोपहर बीत गई, पर अनीता का हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। माँ, खाना बनेगा कि नहीं? भूख से जान जा रही है। अरे बहू तो अभी भी कपड़े ही धो रही है। चलो मैं बना देती हूँ, नहीं तो आज व्रत ही रखना पड़ेगा। दोपहर को प्रिया ने जल्दी जल्दी रोटियां सेकी, लेकिन अनीता को पता ही नहीं चला कि वक्त कब निकल गया। शाम तक वो कपड़ों में ही उलझी रही। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? पूरा दिन लगा दिया कपड़े धोने में, इतना समय कौन लगाता है? मैं बस कपड़े खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए सलीके से धोती हूँ। देखिए ना, सफेद कपड़े अलग, रंगीन अलग, ताकि कोई कपड़ा बेकार ना हो। अरे बस, इतना वक्त कपड़ों में ही डालोगी तो बाकी काम कब करोगी? ये कोई तरीका है? मैं तो मायके में ऐसे ही करती थी मम्मी जी। तो इसे मायका मत समझो, ये ससुराल है। और अगर नहीं कर पा रही है तो बता दो, प्रिया कर लेगी। मेरी बेटी सब फटाफट कर लेती है। ये सुनकर अनीता के दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया। उसने चुपचाप बाल्टी रखी, हाथ पूछे और अपने कमरे में चली गई। उसके मन में सवालों का सैलाब था। अब तक जिन कामों पर सब तारीफ करते थे, वही काम यहाँ सबको बुरा क्यों लग रहा है? क्या मैं सच में इतनी खराब हूँ? वो तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। अगली सुबह उनकी पड़ोसन आई। अरे अनीता, देखो कौन आया है। कौन माँ जी? अरे तुम्हारी शांति आंटी, पड़ोस वाली। शादी में नहीं आ पाई थी ना, अब आई है मिलना। अरे यही है तुम्हारी नई बहू? वाह क्या रूप है। अनीता बिटिया, तुम्हारा तो चेहरा एकदम चमक रहा है, जैसे जमीन पर चांद उतर आया हो। नमस्ते आंटी, आइए ना, बैठिए। हाँ तो बैठूंगी ना बिटिया। वैसे ही शादी में नहीं आ पाई, बहुत अफसोस रहा, पर आज देखकर लगा सारा अफसोस मिट गया। बड़ी सुशील लग रही हो। हाँ सुशील तो है, बस थोड़ा अनुभव कम है अभी। मैं भी चाय लेकर आती हूँ। हाँ जरूर। कुछ देर बाद अनीता ट्रे में 3 कप चाय लेकर आती है। लीजिए गरम गरम चाय। शांति एक घुट भरती है और तुरंत कप टेबल पर रख देती है। अरे ये क्या बनाया बिटिया ने? ये तो सिर्फ दूध ही दूध है, चीनी जैसे गुमशुदा हो गई इसमें। हाँ थोड़ा फीका तो है। थोड़ा? अरे इसमें चीनी नाम की चीज ही नहीं है, और दूध इतना जैसे फीका तो। ओह, शायद गलती से दूध ज्यादा डल गया होगा, मैं भी दूसरी बना लाती हूँ। रहने दो बिटिया, अब तो मन ही उतर गया। अरे ये बताओ, तुम्हारे मायके में तुम्हें चाय बनाना भी नहीं सिखाया था क्या? हाँ ये तो सिखाने की बात है, खाना पीना से बराबर होना चाहिए। ज्यादा मीठा या ज्यादा फीका दोनों ही अच्छा नहीं लगता है। जी अगली बार ध्यान रखूंगी। हाँ रख लेना, वरना मेहमान भाग जाएंगे तुम्हारे हाथ की चाय से। दोनों जोर से हंस पड़ती है। अनीता मुस्कुराती है, पर उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। मेरे मायके में तो सबको दूध वाली चाय ही पसंद थी, वहां कभी किसी ने शिकायत नहीं की। यहाँ सब कुछ उल्टा क्यों है? कुछ दिन बाद घर में राजन के पुराने दोस्त और उनका परिवार आया। अनीता ने सबके लिए नाश्ता और कॉफी बनाया। चलो आज मैं सबको खुश कर दूं, जैसे मायके में सबको करती थी। वो ट्रे लेकर आती है और बेबाकी से कहती है, अरे क्या चुटकुले चल रहे हैं, हम भी तो सुने। किसी की टांग खिंचाई हो रही है क्या? सब मुस्कुरा देते हैं, पर ये एक्स्ट्रा अपनापन किसी को राज नहीं आया।
बहू को कहो जरा धीरे बोले, ये कोई मायका नहीं है। मेहमानों के सामने इतनी खुलकर बात कौन करता है? अरे तो थोड़ा ढंग से बात किया करो, ये सब मायके वाले अंदाज यहाँ मत लाओ। पर मैं तो बस बात ही कर रही थी, प्रिया भी तो। उससे कंपेयर मत करो और जबान मत चलाओ, जब कह दिया शांत रहो तो बस। थी हंसी के शोर के बीच उसकी चुप्पी सबसे ऊंची थी। मेहमानों के जाने के बाद वो अपनी दोस्त रिया को फोन करती है। हाँ अनीता, कैसी है तू? कैसी रहूं रिया, यहाँ सबको मेरे हाथ की हर चीज में कमी दिखती है। मैंने जो भी किया किसी ने नहीं सराहा। अरे पगली, तू तो हर लड़की की कहानी बोल रही है। ससुराल में कोई तारीफ नहीं करता, सब बस गलती ढूंढता है। ये तो रिवाज है जैसे। अरे पर क्यों? मैंने सोचा था सबको खुश रखूंगी तो मुझे भी प्यार मिलेगा। प्यार मिलेगा पर वक्त से, तू बस सब्र रख और हाँ रो मत। तू हमेशा मुझे समझाती है। चल ठीक है, अब रोऊंगी नहीं, देखना एक दिन यही लोग मेरी तारीफ करेंगे। कुछ दिन बाद प्रिया का जन्मदिन आया। आज तो मेरी बच्ची का जन्मदिन है। हाँ माँ जी, मैंने सोचा है सबके लिए अपनी स्पेशल बिरयानी बनाऊंगी। मायके में सबको बहुत पसंद थी। वाह भाभी, थैंक यू। पूरा दिन अनीता रसोई में बिजी रही। मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। आइए ना, सब तैयार है। सब खाने के टेबल पर बैठते हैं। बिरयानी परोसते ही माहौल में एक चुप्पी सी छा जाती है। सब धीरे धीरे एक निवाला लेते हैं। अरे इसमें तो नमक ज्यादा है या मसाले कम, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ थोड़ा अलग लग रहा है। भाभी अब तो पेट भर गया मेरा केक से, तो मैं तो बस सलाद ही लूंगी। हाँ हम बाद में खाएंगे, अभी तो सबके लिए बाहर से छोले भटूरे मंगवा लिए, बिरयानी में मजा नहीं है। अनीता की मुस्कान वहीं ठहर जाती है। उसके सारे जतन ठंडे पड़ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले सबकी प्लेटें उठाने लगती है, लेकिन उसने ठान लिया अब वो राजन से डायरेक्ट बात करेगी। राजन, क्या मैं कुछ गलत करती हूँ? हर बार जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ सबको शिकायत क्यों होती है? अनीता मैंने बहुत काम किया है, आज झगड़ा शुरू मत करो। मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, बस पूछ रही हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? बुरी बुरी कुछ नहीं हो, बस थोड़ा ढंग से रहना सीखो। ससुराल है, सबकी पसंद अलग होती है। सो जाओ अब। वो लाइट बंद कर देता है और सो जाता है। अनीता चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है। फिर वो उदास मन से फोन उठाती है और अपनी माँ रीमा को कॉल करके सब बताती है। बस बस, अब और नहीं सुनना मुझे। तू तुरंत वापस आ जा अनीता। अगर उन्हें तेरी कदर नहीं तो वहां रहकर अपमान क्यों सह रही है? हमारी बेटी कोई नौकरानी नहीं है जो सबकी पसंद के पीछे भागे। पर माँ, शादी तो निभाने के लिए की जाती है ना। समझने की कोशिश में खुद को खो मत देना बेटा, पर अगर दिल बहुत टूटे तो घर लौट आना। हमेशा के लिए दरवाजा खुला है तेरे लिए। रीमा फोन रख देती है। अगले दिन अनीता विमला को फोन पर बात करते सुनती है। अरे हमारी बहू बुरी नहीं है, पर हमारे ढंग से खाना पकाना ही नहीं जानती। जहां हमें तड़का पसंद है वहां वो बिना तड़के की दाल बना देती है। जहां हमें बासमती चाहिए वहां रोज वाले चावल परोस देती है। प्रिया के बर्थडे पर बिरयानी बनाई थी, एकदम फीकी। भाई हमें तो मसालेदार पसंद है। विमला उसकी हर आदत का जिक्र करती है। अनीता वहीं खड़ी सब सुन रही है। उसे अचानक एहसास हुआ यहाँ कोई गलत नहीं है, बस सबका नजरिया अलग है। उसे जाने क्यों अपनी भाभी की याद आ गई। उसने उन्हें कॉल लगाई। अरे अनीता, आज मुझे कैसे याद किया? कैसी है तू? भाभी, मुझे आपसे माफी मांगनी है। मैंने आपको बहुत कुछ कहा था पहले, पर अब समझ रही हूँ आपके साथ भी वही हुआ होगा जो आज मेरे साथ हो रहा है। अरे पगली, हर लड़की ससुराल में एडजस्टमेंट ही करती है, और बिना शादी कैसे पता चल सकता है? जब मैं यहाँ आई थी ना तो मैं भी सोचती थी मैं सब सही कर रही हूँ, लेकिन यहाँ का सही अलग था। हर काम का अपना स्वाद, अपनी भाषा, अपनी चाल होती है, हमें वही सीखनी पड़ती है। सच्ची भाभी? हाँ, और याद रख तू बुरी नहीं है, बस नए माहौल में नई मिट्टी में जड़े जमा रही है। वक्त लगेगा पर फूल जरूर खिलेगा। मैंने तो जमा लिए, अब मेरी सास मुझे पसंद करने लगी है। दोनों हंसने लगे। उस रात अनीता ने खुद से वादा किया, अब मैं बस इस घर को समझने की कोशिश करूंगी। का षड्यंत्र। ये कहानी शुरू होती है नेहा के घर से, जहां नेहा के हाथों में मेहंदी लग रही थी और उसकी सारी सहेलियां उसे घेरे बैठी थी। मुझे पता था निधि पहुंचेगी ही नहीं। अरे नेहा, वो कैसे पहुंचेगी बेटा? उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना। ये क्या बात हुई मम्मी? उसे पता था ना मेरी मेहंदी हल्दी की डेट क्या है, और उसने मुझे वादा भी किया था। उसी के कारण तो सुबह का फंक्शन मैंने शाम में करवाया, ताकि सुबह उसे लड़का देखकर चला जाए और शाम को आराम से वो यहाँ मेरी मेहंदी के फंक्शन में आ सके। तू शायद भूल गई है, जब जवाई जी तुझे देख कर गए थे तो 2 दिन तक तेरा बुखार नहीं उतरा था। नहीं आंटी जी, निधि ऐसी नहीं है। हाँ, हो सकता है हमारे होने वाले जीजू को उसे देखकर बुखार हो जाए। कान भाई, किसी बुखार कर रहा है? और अपनी आंखों के सामने अपनी बेस्ट फ्रेंड निधि को देखकर नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर ना कोई कांग्रेचुलेशन, ना कोई हेलो, सीधा निधि नेहा से कहती है, तो बता क्या हुआ सुबह? अरे क्या ही होता, तेरे जैसी किस्मत नहीं है मेरी कि पहला लड़का देखा और देखते ही हाँ कर दी। 50 ड्रामा किए उसने और फिर मना करके चला गया नास पीटा कहीं का। 40 रुपए की ना 12 रसमलाई खा गया। ये खिलाओ, वो खिलाओ, ये करो, वो करो, और इस सब के बाद क्या कहता है पता है? अच्छा, हम सोच कर बताते हैं जी। पूरा दिन खराब हो गया मेरा, और देख हड़बड़ी में ना मुझे ये क्या कपड़े पहन कर आने पड़े। अब यहाँ कोई मुझे ऐसे देखेगा तो कहीं जो टाकर भीड़ सकता था वो भी ना भीड़े। मुझसे सुंदर तो आज तू लग रही है। माना तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला है, पर कभी तो सोचकर बोला कर निधि, जिसकी हल्दी है वही खराब लगेगी क्या? उसे तो बेस्ट लगना ही है। वही ना, हमेशा तो मैं अच्छी लगती हूँ, पर आज मेरे सामने नेहा अच्छी लग रही है। इसका मतलब तो यही है ना कि मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, ना अच्छे से तैयार हो पाई हूँ। तेरी तो शादी सेट है नेहा, अब अच्छी लग ना लग क्या फर्क पड़ता है? टेंशन तो मेरी है ना, मेरी शादी फिक्स नहीं हुई है। तू हमेशा ना 2 का 4 लगाकर बोलती है बाय गॉड, और इतना तुझे बता रही ना, इतना तो हुआ भी नहीं होगा।
और तेरे कपड़े ठीक तो है, और क्या पहनती तू? मेहंदी के फंक्शन में हम सब तो लाल पीला पहन कर आए, तू ये ओरिजिनल मेहंदी कलर की ड्रेस में, और मेकअप तो तेरा ऐसा लग रहा है जैसे तू पार्लर से करवा कर आई है। मेहंदी के बाद सगाई, पूल पार्टी और उसके बाद शादी। यहाँ नेहा वरमाले की रस्म के लिए सोहेल के साथ स्टेज पर खड़ी हुई थी और नीचे हाथ में खाने की प्लेट लिए निधि एक टक बस उसे ही देखे जा रही थी। क्या किस्मत पाई है नेहा ने, एक तो मुझसे कम लायक है, फिर भी इतना अच्छा लड़का मिल गया, ऊपर से इतना मॉडर्न भी, वरना कौन ससुराल वाले लड़की को शादी में क्रीम कलर का लहंगा पहनने देते हैं। हम कोई फिल्म इंडस्ट्री के तो है नहीं, बैकलेस ब्लाउज, ऐसे रंग का लहंगा, ऊपर से स्टेज में चढ़कर हंसी ठिठोली कर रही है। वही ना बेटा, ऐसा रिश्ता तो तुझे मिलना चाहिए था। मुझसे तो नेहा की खुशी देखी नहीं जा रही। मुझे तो लगता है ये लव मैरिज है, वरना कौन सी दुल्हन इस तरह नाचते हुए एंट्री करती है तो अरेंज मैरिज ही मम्मी, पर इसने सोहेल को ऐसे जाल में फंसाया है कि ये अरेंज मैरिज भी ना लव मैरिज लग रही है। लड़की का परिवार बड़ा अच्छा है, यहाँ आके घुमा कर देख, सोहेल के रिलेटिव में से कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो तेरी शादी उसी से कर देंगे। पर निधि की नजरें तो सोहेल पर ही टिकी हुई थी, पर वो क्या कर सकती थी। फंक्शन अच्छी तरह पूरा हो जाता है, नेहा की विदाई हो जाती है। कुछ दिनों बाद निधि की भी शादी हो जाती है। गोवा? तुम पागल हो क्या? मैं निधि हूँ, मैं गोवा जाऊंगी, वो भी मेरे हनीमून पर, कभी नहीं। अच्छा तो तुम बताओ कहाँ चले? मनाली? छी, मैं इटली जाऊंगी, आजकल सब वहीं जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड नेहा और जीजू भी वहीं होकर आए। अरे तुम्हें खुद की लाइफ को हर बार नेहा की लाइफ से क्यों कंपेयर करना है? वो अलग है, उसका पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं क्लर्क हूँ। ये सुनते ही निधि वहां पड़े ग्लास को फेंक कर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा को कॉल करती है। हेलो निधि, बता कैसी है तू? अच्छा बताओ यार, जीवन मेरा नरक हो रखा है। अरे कभी तो हंसकर फोन कर लिया कर, जब देखो रोती रहती है। हाँ, तू तो ऐसे ही बोलेगी क्योंकि तेरी लाइफ तो सेट है ना, पति कमाता है, घर में नौकर चाकर है, काम के नाम पर 2 वक्त का खाना बनाना होता होगा बस तुझे, और यहाँ ना सब कुछ मुझे करना पड़ता है। अरे मेरे घर में सास ससुर ननद पति सब है, और तेरे घर में सिर्फ तू और तेरा पति, 2 ही तो लोग हो। तुम उसमें भी कलेश क्यों कर रही है? क्या बताओ ना, ये आदमी पागल है, घूम फिर कर बस 40,000 कमाता है और मुझे कहता है गोवा घूमने चली क्या? अरे भाई यहाँ सब फॉरेन जा रहे हैं और मैं गोवा जाऊं? 40,000 की सैलरी में जीजू तुझे लिए जा रहे हैं, अब क्या चाहिए तुझे? और कहीं भी जाए मन खुश होना चाहिए बस। तो ये इधर उधर हाथ पैर तो मार ही सकता है ना। अरे छोड़ दे सरकारी नौकरी, कर ले प्राइवेट नौकरी, ज्यादा सैलरी आएगी तो हम बड़ी ट्रिप कर पाएंगे। अच्छा निधि, मैं ना तुझे बाद में कॉल करती हूँ, सोहेल मुझे बुला रहे हैं। नेहा सोहेल के पास जाती है। 4 बार कॉल कर चुका हूँ मैं तुम्हें, पर तुम्हारा नंबर बिजी आ रहा था। जरूर निधि से बात करियोगी तुम। और किससे बात करूंगी? तुम बताओ क्यों बुलाया? तुम्हारी शर्ट पैंट, तुम्हारी टाई, तुम्हारा पर्स, सब कुछ तो यहाँ है। इसीलिए तो तुम्हें बुला रहा था। जो लड़की मेरा इतना ख्याल रखती है, मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी उसका जरा ख्याल रखूं। इसलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए iPhone 16। नेहा सुबह सुबह अपने पति से गिफ्ट पाकर बड़ी खुश हो जाती है और अपने नए फोन की फोटो अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर लगाती है और फिर से अपने काम पर लग जाती है। सुबह नाश्ते के टेबल पर, इधर आ बहू, जरा बैठ, तो मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी मम्मी जी कहिए। अभी तुम दोनों घूम कर आए, उसके बाद तुम्हारे पापा जी ने कार ली और अब ये नया फोन। ये सब कुछ ना स्टोरी पर लगाना जरूरी नहीं है बेटा, लोगों की नजर लग जाती है। ऊपर से खाने की भी फोटो लगाना, मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता, ये क्यों जरूरी है? सॉरी पापा, अब ऐसा नहीं होगा। सॉरी डैडी। दोपहर के वक्त वृंदा नेहा के कमरे में जाती है और उसे अपने कपड़े लपेटते हुए दिखती है। कल क्या पहनने वाली हो तुम बहू? अभी तो नई हो तो रोज चटक मटक रंग के कपड़े ही पहनो। ये वाली ड्रेस मम्मी जी? अरे ये तो तुमने परसों ही पहनी थी ना बहू। वो मम्मी जी, मैं उतने कपड़े लेकर नहीं आई हूँ। अरे तो चलो चलते हैं बाजार, तेरी ननद के लिए भी मुझे कपड़े लेने थे, तेरे भी साथ में ले लूंगी। और दोनों सास बहू शॉपिंग मॉल पहुंचती है, जहां इत्तेफाक से निधि उन्हें देख लेती है। नेहा और उसकी सास को साथ देखते ही निधि वहां आकर वृंदा के पैर छूती है। बड़ी खुश नसीब हो तुम नेहा, जो तुम्हारी इतनी अच्छी सास है। पता है आंटी जी, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं अपनी सास के पास रहूँ, पर मेरी सास मुझे अपने पास रखती नहीं, क्योंकि मैं मम्मी पापा के पास चली गई तो यहाँ प्रेम अकेली हो जाएंगे ना। अभी भी उन्हीं के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। जितनी देर निधि मॉल में रहती है उतनी देर वृंदा को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। निधि रोज नेहा को फोन करती और प्रेम की चुगली करती, पर एक दिन तो वो अपना सामान लेकर नेहा के घर ही पहुंच गई। निधि तो यहाँ क्या सरप्राइज दिया तूने? जीजू कहाँ? वो अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं, मैं अकेले घर पर क्या करती तो यहाँ गई। तुझे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ। अरे भाई क्यों अच्छा नहीं लगेगा, आप मेरी इकलौती साली साहिबा जो है, मेरी बीवी की बेस्टेस्ट फ्रेंड। जाओ नेहा, निधि को गेस्ट रूम में ले जाओ। और नेहा के घर आती ही निधि पूरी तरह बदल जाती है। अपने ससुराल में 10 बजे उठने वाली निधि यहाँ सुबह 6 बजे उठकर किचन में जाकर काम करने लगती है। बर्तनों की आवाज सुनकर वृंदा रसोई में जाती है। अरे बेटा तुम इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था तो मुझे कह देती, या नेहा को। नहीं आंटी जी, मुझे क्या चाहिए होगा, वो तो मुझे सुबह उठने की आदत है ना। उठकर देखा तो सब सो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं नाश्ता बनाऊं। ये जूठे बर्तन मैंने धो दिए हैं, बस नाश्ता बनाना बाकी है। अरे बेटा तुमने ये सब क्यों किया? नहीं बेटा, ऐसे तो पाप लगेगा मुझे। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या आंटी जी? और बड़ों की सेवा करना तो पुण्य का काम होता है। मेरा तो मानना है जब घर में लोग हो तो नौकरों को रखना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि कोई नौकर किस नजर से हमारे खाने को देख रहा है ये कोई नहीं जानता। घर की रसोई तो पूरी तरह बहू के हाथ में होनी चाहिए, तभी तो घर में बरकत होती है। अरे ये तो तुमने बड़ी ऊंची बात बोल दी बेटा। मेरी सास भी ना बिल्कुल यही कहती थी। हमारे घर में भी बहुत नौकर थे, पर रसोई पूरी तरह मैं ही संभालती थी। अच्छा लगा ये देखकर कि आज भी दुनिया में तुम जैसी लड़कियां हैं। सुबह नाश्ते के वक्त निधि नेहा को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खुद ही सभी को नाश्ता परोसती है। ये आपकी फेवरेट भरवा बैंगन अंकल जी। अरे तुम्हें कैसे पता चला बेटा? दिन भर हम दोनों की फोन पर बात होती है ना पापा जी, इसे तो पता चलना ही था। आज तो मेरा भी फेवरेट नाश्ता बनाया। ऐसा लगता है मानो निधि भाभी ने सभी की मनपसंद का नाश्ता बनाया है। थैंक यू निधि भाभी। सुनकर कितना अच्छा लग रहा है निधि भाभी। कुछ दिन और भी हो, फिर सिर्फ भाभी कहोगी तुम मुझे। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज जैसे ही निधि को एहसास होता है कि सोहेल बालकनी के पास से गुजर रहा है, वो फोन पर बात करती हुई रोने का ड्रामा करने लगती है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रेम? प्लीज यहाँ आ जाइए, सब आपके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा तो मैं आ जाऊं, पर आप तो मुझे अपने घर पर रखना ही नहीं चाहते। मम्मी को फोन भी नहीं कर सकती। यहाँ भी कितने देर रहूंगी मैं? अरे क्या हुआ निधि, तुम रो क्यों रही हो? और फोन पर जीजू है क्या? कोई बात हुई है क्या? मैं उनसे बात करूं? प्लीज प्लीज आप उनसे कुछ भी मत कहिएगा। पता नहीं कैसे ड्रिंक करने की आदत लगी है इन्हें। पूरी रात घर पर नहीं आते और एक सुबह ऐसे ही नशे में मेरे सामान के साथ इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ जाऊँ, तो यहाँ आ गई। आप टेंशन मत लीजिए, मैं चली जाऊंगी जीजू। अरे मैं टेंशन क्यों लूंगा निधि, और ऐसे पियकड़ के पास जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम यहीं रहो जब तक तुम्हारा मन न करे। मैं एक नौकर को भेजकर तुम्हारे घर से तुम्हारी बाकी की चीजों को यहाँ मंगवा लेता हूँ। और रोते रोते निधि सोहेल के गले लग जाती है। सोहेल उसे संभालता हुआ कमरे में लेकर जाता है और उसी वक्त नेहा ये सब कुछ देख लेती है। अब आएगा मजा। शाम के वक्त जहाँ सभी साथ में बैठे थे, निधि कहती है, चलिए ना माँ बाबा अंताक्षरी खेलते हैं। अब मेरा मतलब है अंकल आंटी जी। अरे क्यों बेटा, बाबा नहीं कह सकते क्या तुम मुझे? हम भी तो तेरे माँ बाबा समान ही है। बाबा बाबा तो मेरी इस दुनिया में रहे ही नहीं अंकल जी। फिर तो तू आज से मेरी बेटी हुई। सभी एक साथ मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं और शाम बहुत ही खूबसूरत गुजरती है। रात के वक्त डाइनिंग टेबल पर नेहा सभी को खाना परोसती है, जिसे खाती ही वृंदा कहती है, अरे बहू तू एक बार निधि से पूछ लेती कौन सा मसाला डालती है वो सब्जी में। उसकी सब्जी तो भाई उसकी सब्जी ही है। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने, मैं भी यही कहने वाला था। पूरे घर में अब निधि निधि होने लगा था। रात रात भर अब सोहेल निधि के कमरे में ही लूडो खेलता। ये सब देखकर नेहा का शक बढ़ने लगा था और उसकी शक को और बढ़ाने अगली सुबह निधि नेहा से कहती है, तुम्हारे और जीजू के बीच चीजें ठीक नहीं है क्या नेहा? सब ठीक है। क्यों? तो फिर वो मुझ में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्या? और नहीं तो क्या, शायद तुम्हें दिख नहीं रहा या तुम देखना नहीं चाहती, पर जैसे जीजू मुझसे बात करते ना, मुझे नहीं लगता कि उन्हें तुम कभी पसंद भी थी। ये सुनते ही नेहा सोहेल के कमरे में जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। जब मुझ में इंटरेस्ट था ही नहीं तो शादी क्यों की तुमने सोहेल? मना कर देते। क्या? हाँ देख रही हूं मैं, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। छी सोहेल, तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या? वाह, खुद अपना पास्ट मुझसे छुपाया और मैच ही। नेहा और सोहेल के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनकर सभी वहां पहुंच जाते हैं। ये सब क्या हरकत है सोहेल? आप अपनी बहू से पूछे पापा, मुझ पर इल्जाम लगा रही है जबकि खुद इतने राज है इसके। मेरे राज? मेरे पास्ट को लेकर बोल रहे हो तुम, और खुद यहाँ गुलछरी उड़ा रहे हो, वो भी मेरी सहेली के साथ। शट अप नेहा, चुप हो जाओ। तुम्हारा पति है वो सोचकर तो बोलो। और जीजू ये आप दोनों के बीच की बात है, आप लोग बैठकर सुलझाइए, हम चलते हैं। सीखो कुछ, अपनी सहेली से सीखो, कितनी समझदार है वो। हाँ हाँ तुम्हें तो ये अच्छी लगेगी ही। ज्यादा मत बोलो नेहा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मुझे इतनी कमजोर मत समझना कि तुमने हाथ उठाया और मैंने मार खा लिया। एक उल्टे हाथ का दूंगी और पुलिस थाने भी ले जाऊंगी। अपने पति से कैसे बात कर रही हो तुम बहू? अभी तो यही चाहती थी ना मम्मी जी, अब तो खुश है ना आप? और 1 मिनट में नेहा का पूरा परिवार टूटने को हो जाता है। बातें बिगड़ती ही चली जाती है, यहाँ तक कि सोहेल गुस्से में अपने लॉयर को बुला लेता है। शादी को 4 महीने भी नहीं हुए तुम दोनों के, थोड़ा आराम से सोचो बेटा, शादी को तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना बस। आप नहीं जानते अंकल, ये दिखता कुछ और है पर है कुछ और। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर पर? हे भगवान, लोग क्या सोचेंगे? हमारे घर पर कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब डिवोर्स पेपर्स निकालिए अंकल। जिस लड़की को मेरे कैरेक्टर पर शक है, मुझे उसके साथ एक पल भी नहीं रहना। मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूं नेहा, अभी का अभी। तभी दरवाजे से प्रेम अंदर आता है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ये गलती मत करना। तुम यहाँ कैसे? तुम क्या मुझे जीने भी नहीं दोगे? इन्हें मैं लेकर आई हूँ, पर ये सब हमारे घर पर क्या हो रहा है ये यही बताए तो अच्छा है। पैसे की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है निधि। ये सब निधि के कारण हो रहा है। उसने ही नेहा और सोहेल के बीच ये गलतफहमी भरी है, क्योंकि वो चाहती थी कि नेहा सोहेल को छोड़ दे ताकि निधि सोहेल से शादी कर सके। निधि को मेरा क्लर्क होना कभी पसंद नहीं आया। उसके दिमाग में चलता था तो बस नेहा का ससुराल, नेहा की रईसी, नेहा की प्रॉपर्टी। पर उसके दिमाग में कब नेहा का पति आ गया ये मैं नहीं समझ पाया। निधि और उसकी माँ दिन भर मिलकर इसी बात की प्लानिंग करती कि वो कैसे नेहा का घर तोड़वा सके। मैंने निधि को रोकने की बहुत कोशिश की पर नहीं रुकी वो।
उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसके पीछे आया तो वो मुझे दहेज के इल्जाम में जेल पहुंचा देगी। मुझे तो लगता रहा कि वो अपने मायके में है। कल रात को जब पीहू का कॉल आया और जैसे ही उसने मुझे बताया कि वो आपके यहाँ है, मैं सब समझ गया। ये सुनते ही नेहा खड़ी होकर निधि को एक तमाचा मारती है। निकल जा मेरे घर से, मेरा घर तोड़ने आई थी तू। प्रेम, ये पकड़ो डिवोर्स के पेपर्स, इसमें मैंने दस्तखत कर दिया है, तुम भी कर दो, और उसके बाद तुम्हें जहां जाना है जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। सोहेल धक्के मारकर निधि को अपने घर से निकाल देता है और प्रेम तो उसे पहले ही अपने मन से निकाल चुका था। निधि का लालच उसे कहीं का नहीं छोड़ती।